सामवेदीय ऋक्तंत्र ग्रंथ को लेकर मैं यहाँ पर हिंदी में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ, जो ऐसा रहेगा। भारतीय वाङ्मय में वेदों के स्थान सर्वोपरि है। वेदों के मंत्रों का व्याकरण दृष्टि में निरूपण करना प्रातिशाख्यों का कार्य है। ऐसे ही सामवेद के ऋचाओं का निरूपण हेतु ऋक्तंत्र की रचना की गई है। ऋक्तंत्र में सामतंत्र तथा उनसे संबंधित विकार आदि का विषेद विवेचन किया गया है। कालक्रम से भाषा और भाव की दृष्टि से संहिताओं का अर्थ अवबोध दुरूह हो गया। इसको सुबोध बनाने के लिए वेदांगों का प्रणयन किया गया है। भाषा विषय का दुरूहता के निराकरण के लिए निरुक्त, शिक्षा, प्रातिशाख्य और व्याकरण की रचना की गई। पद निरुक्ति और व्युत्पत्ति के परिज्ञान से अर्थ निर्धारण अत्यंत ही सरल हो जाता है। स्वर वर्ण आदि के उच्चारण प्रकार का ज्ञान शिक्षा से प्राप्त होता है। पदों की मीमांसा व्याकरण करता है। शिक्षा के ही अंतर्गत प्रातिशाख्यों की गणना की गई है। प्राचीन परंपरा के अनुसार प्रातिशाख्य, शिक्षा, व्याकरण आदि ग्रंथों की विषय वस्तु एक ही है। प्रातिशाख्यों का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय है प्रयोगगत लघुता तथा गुरुता का निर्णय, स्वर मात्राओं का वर्णन, वर्णादि के लोप, आगम, विकारादि, स्वर, श्वास, नाद, प्रकृति, विकृति और क्रम, पदपाठ, क्रमपाठ इत्यादि का अध्ययन भी इनका विषय रहा है। वर्ण समाम्नाय, वर्णों के अनुप्रदान, स्थान, करणादि, छंद इत्यादि का प्रतिपादन भी इन ग्रंथों में किया गया है। वर्णोच्चारण आदि का निर्धारण भी वे ही ग्रंथ करते हैं। प्रातिशाख्य शब्द की व्याख्या और निर्वचन से ज्ञात होता है कि विद्वानों में इसके आशय के विषय में एक मत नहीं है। प्रातिशाख्य से संबंध, इस मत के अनुसार ये ग्रंथ वेदों की प्रत्येक शाखा के प्रतिपाद्य विषय का विवेचन करते हैं। अतएव इनको प्रातिशाख्य कहा जाता है। इससे यह ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में वेद की प्रत्येक शाखा से संबंध ऊपरी वर्णित प्रतिपाद्य विषयों का विवेचन इन ग्रंथों में किया जाता था। शाखा समूह से संबंध, इस मत के अनुसार प्रातिशाख्य ग्रंथों का संबंध शाखा विशेष से न होकर शाखा समूह से है, और एक प्रातिशाख्य का संबंध वेद की एक शाखा न होकर शाखाओं से है। यदि इन ग्रंथों को प्रतिशाखा से संबंध माना जाएगा तो प्रातिशाख्यों की संख्या शाखानुरूप ही होनी चाहिए। उपलब्ध प्रातिशाख्यों की संख्या बहुत ही कम है। अतएव इनको शाखा समूह से संबंध मानना ही अधिक उचित होगा। उपर्युक्त निर्णय प्रातिशाख्य अनुपलब्धि के आधार पर किया गया है, परंतु यह उचित नहीं है। प्रातिशाख्यों का संबंध वेद की प्रतिशाखा से ही था, क्योंकि आज विपुल साहित्य उपलब्ध नहीं है और उसका विवरण यत्र तत्र प्राचीन ग्रंथों में प्राप्त है। इसी आधार पर वैदिक साहित्य की विपुलता का ज्ञान होता है। इसी प्रकार प्रातिशाख्य से संबंध रहे होंगे, परंतु आज वे प्राप्त नहीं हैं। अतः इस आधार पर इनको प्रतिशाखा से संबंध न मानकर शाखा समूह से संबंध मानना उचित नहीं है। इन ग्रंथों को पार्षद, परिषद और छंदो भाषा के नाम से भी जाना जाता है। छंदो भाषा की व्याख्या वैदिक भाषा और प्रातिशाख्य दोनों अर्थों में की गई है। इन ग्रंथों को पार्षद या पारिषद कहने का विशेष प्रयोजन है। परिषद का अर्थ है सभा या गोष्ठी या समिति।
जो अनेक व्यक्तियों की समष्टि है। अनेक स्थलों पर इन परिषदों का विवेचन उपलब्ध होता है, जिससे इनके अस्तित्व का परिज्ञान होता है। इन परिषदों का गठन वेद, वेदांग, धर्मशास्त्र, दर्शन, ध्वनि विज्ञान, व्याकरण आदि के विषयों पर परिचर्चा के निमित्त किया जाता था। इनमें कुलपति के शिष्यगण भी भाग लेते थे। विद्वानों को ही आमंत्रित किया जाता था। इनकी संख्या के विषय में प्राचीन विद्वानों का ऐक्यमत्य नहीं है। इनकी अधिकतम संख्या 21 हो सकती थी। इन परिषदों के अनुमोदन के अंतर ही सिद्धांत विशेष की प्रतिष्ठा प्राप्त होती थी। परिषद के द्वारा अनुमोदित होने के कारण प्रातिशाख्यों को पार्षद या पारिषद और वैदिक भाषा से संबंधित होने के कारण छंदो भाषा अभिधान से अभिहित किया जाता है। छंदसी, छांदस आदि शब्दों का प्रयोग वैदिकी के लिए सदा ही होता रहा है। इसी संदर्भ में प्रसंगतः प्राप्त शाखा और चरण शब्दों का विश्लेषण और विवेचन आवश्यक है, जो इस प्रकार के हैं। ऋषि और उनके अनुयायियों के समूह से शाखा का बोध होता है। इस आधार पर वेद की 1130 शाखाओं के अस्तित्व की सूचना मिलती है। प्रत्येक शाखा से संबंध संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक, गृह्य सूत्र और प्रातिशाख्य आदि थे। इन शाखाओं में मूलभूत विशेष अंतर नहीं था। अतएव एक शाखा के अध्ययन से अन्य शाखाओं का ज्ञान कोई कठिन कार्य नहीं था। प्राचीन काल में चरण ऐसी शिक्षा संस्था को कहा जाता था, जिसमें वेद की किसी एक शाखा का अध्ययन सांगोपांग रीति से गुरु शिष्य परंपरा से किया जाता था। चरण में अनेक शाखाओं के अनुयायी एक साथ मिलकर विचार विमर्श किया करते थे। कुछ लोगों ने चरण और शाखा शब्दों को समानार्थक माना है। अद्यावधि उपलब्ध और विभिन्न स्रोतों से ज्ञात प्रातिशाख्यों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। प्राचीनता और प्रामाणिकता की दृष्टि से ऋक् प्रातिशाख्य का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके प्रवक्ता का नाम आचार्य शौनक है। इसे साकल शाखा की उपशाखा शैशिरीय से संबंध माना गया है। 18 पठनों में विभक्त इस प्रातिशाख्या में वर्ण, पद, संहिता, संधि, स्वर, छंद, क्रमपाठ और वेदाध्ययन विषय का विवेचन किया गया है। इस पर उपलब्ध प्रमुख भाष्य एवं टीकाएँ हैं। उबटकृत उबट भाष्य एवं पार्षदवृत्ति, विष्णुमित्रकृत वर्गद्वय वृत्ति और पशुपतिनाथ शास्त्रीकृत व्याख्या है। वाजसनेयी प्रातिशाख्य शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेयी शाखा से संबंध है। संस्कृत वाङ्मय में बहुधा निर्दिष्ट वररुचि कात्यायन को इस प्रातिशाख्य का रचयिता माना जाता है। यजुर्वेदीय प्रातिशाख्यों में यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रातिशाख्य में 8 अध्याय हैं, जिसमें परिभाषा, स्वर और संस्कार आदि विषयों का विस्तृत विवेचन किया गया है। काण्व, शाकटायन, शाकल्य आदि आचार्यों के मतों का निर्देश इसमें मिलता है। वाजसनेयी प्रातिशाख्य पर उबट और अनंत भट्ट के प्रसिद्ध भाष्य भी उपलब्ध है। तैत्तिरीय प्रातिशाख्य तैत्तिरीय शाखा से संबंध है। संपूर्ण ग्रंथ में 24 अध्याय है। इसमें अक्षर समाम्नाय के अंतर्गत अनेक पारिभाषिक शब्दों का विवेचन, संहिता पाठ, प्रग्रह, जटापाठ आदि विषयों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। इस पर माहिषेयकृत पदक्रम साधन, सोमः प्रायंकृत त्रिभाष्यरत्न और गोपाल यज्वाकृत वैदिकाभरण, ये तीनों भाष्य महत्वपूर्ण हैं।
अथर्व प्रातिशाख्य का संबंध किसी शाखा विशेष से न होकर सामान्य रूप से अथर्ववेद से है। इस प्रातिशाख्य के प्रवक्ता का नाम ग्रंथ में कहीं नहीं आया है। इससे विश्वबंधु शास्त्री और सूर्यकांत संपादित 2 संस्करण प्राप्त होते हैं, जिनको क्रमशः लघुपाठ और बृहत्पाठ अभिधान से भी अभिहित किया गया है। डॉक्टर सूर्यकांत ने अपने संस्करण में एक अनाम भाष्य को भी रखा है। इसमें 3 प्रपाठक प्राप्त है। शौनकीय चतुराध्याय का फिटनी को प्राप्त पांडुलिपि के अंत में शौनक का नाम निर्दिष्ट होने के कारण इसे शौनकीय का कहा गया है। इसका संबंध पैप्पलाद शाखा से है। इसमें 4 अध्याय हैं, जिसमें स्वर, प्रयत्न, संधि आदि विषयों का विस्तृत विवेचन किया गया है। सामवेदीय प्रातिशाख्यों में सामतंत्र का संबंध कौथुम तथा राणायनीय शाखा से संबंध है। प्राचीन और आधुनिक विद्वानों ने उसे औदव्रज प्रणीत कहा है। सत्यव्रत सामश्रमी इसको गार्ग्य की रचना मानते हैं। इससे इसमें 13 प्रपाठक है, जो दशकों में विभक्त है। कुल 1311 सूत्र है। इसमें स्वर, मात्रा, गान, संधि आदि विषयों का विवेचन किया गया है। इसको प्रतिष्ठित करने का श्रेय रामनाथ दीक्षित महोदय को जाता है। सामवेद से संबंधित अक्षरतंत्र नामक लघुकाय ग्रंथ उपलब्ध है। इसका प्रवक्ता महामुनि आपिशाली को माना गया है। अक्षरतंत्र में सामगानों में प्रयुज्यमान स्तोम आदि का निर्देश किया गया है। इसमें सामवेद संबंध विषयों का विवेचन किया गया है। पुष्प सूत्र या पुल्ल सूत्र, इसमें माध्यन्धन पवमानादि कर्मों में विनियुक्त उहरस्य साम विषयक विवेचन किया गया है। ग्रंथ में कतिपय स्थलों पर इसको पुष्पाचार्य की कृति कहा गया है। सामवेद सर्वानुक्रमणी के अनुसार इसके प्रणयनकर्ता वररुचि है। इस ग्रंथ में 10 प्रपाठक हैं। इस पर अजातशत्रुकृत पुष्पसूत्र भाष्य भी प्राप्त है। सामवेद सर्वानुक्रमणी में के बृहद भाष्य का विवेचन प्राप्त होता है, वह भी उपलब्ध है। इसमें सामगान, मात्रा, स्वर, संधि आदि विषयों का विशद वर्णन किया गया है। विषय और महत्ता की दृष्टि से सामवेद के प्रातिशाख्यों में ऋक्तंत्र का विशिष्ट स्थान है। इसकी विशिष्टताओं का पर्यालोचना करने पर सामवेद से संबंध स्पष्ट एवं पुष्ट हो जाता है। इसमें निर्दिष्ट अनेक सूत्रों का विधान केवल गान को दृष्टि में रखकर किया गया है। किटकिटी, संस्वाद, निगार, हगति तथा हुम आदि ध्वनियों का उल्लेख किया गया है, जिनका संबंध केवल सामवेद से ही है। आचार्य नैगी का उल्लेख अनेक स्थानों पर किया गया है, जिनकी प्रतिष्ठा एक सामवेदीय आचार्य के रूप में है। इसके अतिरिक्त वृत्तिकार ने भी ऋक्तंत्र के सूत्रों के अधिकांश उदाहरण सामवेद से ही दिए हैं। उपर्युक्त प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि ऋक्तंत्र सामवेद से ही संबंधित है। प्राचीन काल से ही इसका संबंध सामवेद की राणायनी शाखा से माना जा रहा है। आत्मकथन से विरत रहना भारतीय मनुष्यों की परंपरा रही है। इसमें प्राचीन आचार्यों के विषय में स्वयं उनके द्वारा उल्लिखित सामग्री का अभाव है। ऋक्तंत्र के प्रणेता के विषय में भी इसी प्रकार की कठिनाई उपस्थित होती है। ऋक्तंत्र का सर्वप्रथम संपादन वर्नेल ने किया था, परंतु वे कर्ता के विषय में किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके।
सूर्यकांत ने ऋक्तंत्र का एक अन्य संस्करण प्रकाशित किए, जिसकी भूमिका में उन्होंने इसके कर्ता के रूप दो आचार्यों का उल्लेख किया है। प्रथम आचार्य है औदव्रजी और द्वितीय शाकटायन। उनका मत है कि औदव्रजी ऋक्तंत्र के मूलकर्ता थे। शाकटायन ने कालांतर में उनका संस्कार और परिवर्धन किया था। अतः ये ही आचार्य ऋक्तंत्र के कर्ता के रूप में स्वीकृत किए जा सकते हैं, ऐसा सूर्यकांत महोदय के मत है। औदव्रजी का सर्वप्रथम उल्लेख वंश ब्राह्मण में किया गया है, जिसमें उन्हें पुष्यशा औदव्रजी कहा गया है। नारदीय शिक्षा में भी प्राचीन आचार्य औदव्रजी का वर्णोच्चारण के संदर्भ में उल्लेख मिलता है। पाणिनीय शिक्षा पर जो पंजिका भाष्य प्राप्त होता है, उसमें अनेक नियमों को आचार्य औदव्रजी के नाम से उद्धृत किया गया है। औदव्रजी से संबंध इन नियमों का ऋक्तंत्र के नियमों से अधिक साम्य है। इनमें कुछ ऐसी भी नियम है जिनका ऋक्तंत्र में कोई निर्देश नहीं है। भट्टोजी दीक्षित ने शब्दार्थ कौस्तुभ में औदव्रजी को ऋक्तंत्र का कर्ता स्वीकार किया है। इनके अनुसार यदि वर्गों के प्रथम 4 वर्णों के बाद वर्ग का पंचम वर्ण आए तो वर्ग के प्रथम 4 वर्ण यम को प्राप्त हो जाते हैं। यह यम संबंधी नियम आचार्य औदव्रजी का है। भट्टोजी दीक्षित के द्वारा उद्धृत यह नियम ऋक्तंत्र में प्राप्त होता है। ऋक्तंत्र के रचयिता के संबंध में दूसरा नाम शाकटायन का लिया जाता है। निरुक्त प्रातिशाख्य ग्रंथों तथा परवर्ती व्याकरण ग्रंथों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि वैयाकरण संप्रदाय में शाकटायन का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान था। इनके सिद्धांत सर्वत्र समादृत थे। सामवेद सर्वानुक्रमणि में शाकटायन को ऋक्तंत्र का प्रणेता माना गया है। नागेश भट्ट ने लघु शब्देन्दु शेखर में ऋक्तंत्र को व्याकरण ग्रंथ के रूप में भी स्वीकार किया है तथा शाकटायन को इसका कर्ता के रूप में। इस प्रसंग में नागेश भट्ट ने ऋक्तंत्र में प्राप्त शब्द राशि के उपदेश क्रम में आचार्यों की परंपरा तथा उपदेश संबंधी निषेध विधानों को शाकटायन कर्तृक बताया है। ऋक्तंत्र की पुष्पिका में भी ऋक्तंत्र का संबंध शाकटायन से ही स्थापित किया गया है। अधिकांश विद्वानों ने ऋक्तंत्र का रचयिता आचार्य शाकटायन को ही माना है। ऋक्तंत्र के लेखक के विषय में सूर्यकांत की पूर्वोक्त विप्रतिपत्ति संभवतः कालांतर में दूर हो गई थी, क्योंकि लघु ऋक्तंत्र संग्रह के संस्करण में इन्होंने शाकटायन को ही ऋक्तंत्र का कर्ता माना है एवं ऋक्तंत्र को उनकी उपलब्धि एकमात्र कृति। कर्तृविषयक इन द्वैधता का परवर्ती विद्वानों ने समाधान ढूंढने का प्रयत्न किया है। युधिष्ठिर मीमांसक और बलदेव उपाध्याय का सुझाव है कि औदव्रजी लेखक का वैयक्तिक नाम था तथा शाकटायन गोत्र नाम था। परंपरा से प्राचीन ग्रंथों में औदव्रजी तथा शाकटायन दोनों नामों का उल्लेख ऋक्तंत्र के रचयिता के रूप में मिलता है। उसका समाधान समन्वय इन नामों को एक ही व्यक्ति के गोत्रज तथा वैयक्तिक नाम मानने से हो जाता है। उपर्युक्त विवेचन से ऋक्तंत्र का कर्ता शाकटायन है। यह सिद्ध हो जाने पर ग्रंथ के काल निर्धारण में सुविधा हो जाती है। प्राचीन वैयाकरणों की श्रृंखला में शाकटायन का निस्संदेह प्रमुख स्थान था।
यास्क से आरंभ कर पाणिनि तक अनेक वैयाकरणों ने इनके सिद्धांतों को मान्यता दी है। निरुक्त में शाकटायन के मतों का एक प्रतिष्ठित विद्वान के सिद्धांतों के रूप में निर्देश इनके काल निर्धारण में विशेष सहायक है। शाकटायन संबंधी यास्क के इन उल्लेखों से यह सिद्ध होता है कि शाकटायन इस समय तक वैयाकरणों में प्रसिद्ध पार प्राप्त कर चुके हैं। शाकटायन का समय सामान्यतः ईश पूर्व 800 लगभग माना जा रहा है। शाकटायन इनके पूर्ववर्ती थे, अतः यह 8वीं शताब्दी ईश पूर्व के बाद के नहीं हो सकते। शाकटायन विरचित मूल ऋक्तंत्र का समय भी 8वीं शताब्दी ईसवी शताब्दी से पहले होना चाहिए। ऋक्तंत्र जिस रूप में आज प्राप्त है उससे प्रतीत होता है कि इसके कलेवर में प्रक्षेपों के कारण वृद्धि हुई है। ऋक्तंत्र के अनेक सूत्र भाषा से संबंध रखते हैं तथा अनेक सूत्रों पर पाणिनि का प्रभाव सुस्पष्ट है। इससे प्रतीत होता है कि ऋक्तंत्र का उपलब्ध रूप पाणिनि के समय का है। पाणिनि का समय 5वीं ईस्वी पूर्व के लगभग माना जाता है। ऋक्तंत्र के वर्तमान कलेवर का समय इसी काल का है। इसी साम्य को देखकर परवर्ती विद्वानों ने इसे व्याकरण के रूप में स्वीकार किया है। ऋक्तंत्र में 5 प्रपाठक मिलते हैं। प्रथम प्रपाठक में 4 उपखंड है। प्रथम उपखंड में ध्वनि उत्पादन में वायु का महत्व प्रदर्शित करते हुए कंठ्य तालव्य आदि वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन है। द्वितीय उपखंड अक्षर समाम्नाय से संबंध है। तृतीय उपखंड में स्थान और प्रयत्न का विवेचन है और चतुर्थ उपखंड में प्रत्याहार की दृष्टि से वर्णों को संयोजित किया गया है। द्वितीय प्रपाठक से पंचम प्रपाठक तक का विभाजन दशकों में किया गया है। द्वितीय प्रपाठक में 6 दशक, तृतीय प्रपाठक में 8 दशक तथा चतुर्थ एवं पंचम प्रपाठक में 7 दशक है। दशक का अर्थ 10 सूत्रों के समूह से है, परंतु चतुर्थ प्रपाठक के चतुर्थ दशक में 14 सूत्र एवं पंचम प्रपाठक के द्वितीय एवं सप्तम दशक में 11 सूत्र है। ये अपवाद है। सूत्रों की कुल संख्या 286 है। तृतीय प्रपाठक से सर्वप्रथम उच्चारण स्थान, वर्ग विभाजन, अक्षर विभाजन के नियम, मात्रा एवं विभाजन नियम और स्वर का विवेचन किया गया है। तृतीय प्रपाठक में संहिता का लक्षण, स्वर संधि और विसर्जनीय विकार का विवरण है। संधि के फलस्वरूप विसर्जनीय के स्थान में होने वाले विकारों का विवेचन चतुर्थ प्रपाठक के आरंभ में किया गया है। तदनंतर लोप, आगम और दीर्घ भाव का विवेचन किया गया है। दीर्घ कहाँ और कब होता है, इस प्रसंग के अनंतर मूर्धन्य भाव का विवेचन पंचम प्रपाठक में अंतिम में किया गया है। इस प्रकार सामवेद से संबंधित रखने वाला ऋक्तंत्र ग्रंथ का ऊपर मैंने सभी को जानकारी के लिए हिंदी में सामान्य भाषा से में कुछ कहने के लिए प्रयत्न यहाँ किया हूँ। नमो नमः।